प्रीवियस क्लास में हमने देखे कि हमने दो ही लफ्ज़ पढ़े थे, एक सॉफ्टवेयर और एक प्रोजेक्ट। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर का आप लोगों को अच्छी तरह पता है क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हैं। तो प्रोजेक्ट में हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स की बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ क्या प्रोजेक्ट होता है, और हमारे जो हैं वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट किस चीज़ को कहते हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, एम्बेडेड क्या होता है, ऑब्जेक्टिव और प्रोडक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ प्रोजेक्ट ऐसा होता है जिसके एंड टर्म में वाकई ही कोई प्रोडक्ट बनती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके एंड टर्म में कोई ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। वो भी होते प्रोजेक्ट ही हैं आपके, लेकिन उनका एंड टर्म में कोई प्रोडक्ट नहीं होती, बल्कि कोई ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। कोई आपका ऑब्जेक्टिव होगा जिसे आप हासिल कर लेंगे, तो वो भी आप यही कहेंगे कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव। तो हमने दो लफ्ज पढ़े थे सिर्फ। ठीक है, आज हम थर्ड वाला, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पहले तो समझ रहे हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होती है आपके पास। मैनेजमेंट जो है, नाम से अगर देखें तो ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, किसी भी टास्क को एक ऑर्गेनाइज, एक प्लान तरीके से जो है वो परफॉर्म करना, उसे कहते हैं मैनेजमेंट। जिसे मैं आजकल एडमिशन इंचार्ज हूँ यहाँ की, तो टेस्ट कंडक्ट कराना था तो उसकी सारी प्लानिंग, ठीक है, उसकी सारी अरेंजमेंट्स सारी, तो वो मैनेजमेंट में आता है। अगर मैं वो सारी प्लानिंग पहले से ना करती कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने रूम्स चाहिए मुझे, कितना स्टाफ चाहिए उसके लिए इन्विजिलेशन करने के लिए, तो एट द एंड डे शायद वो इतना सक्सेसफुल ना होता, मतलब वो एक प्लान तरीके से ना हो सकता। अब एडमिशन्स चल रहे हैं तो कौन सी टीम किस रूम में बैठेगी, कैसे कैसे टास्क पूरा होगा, वो सारी प्लानिंग अगर ना की होती तो एडमिशन इस तरह स्मूथ ना चल रहा होता। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको पहले प्लान करना पड़ता है कि आप कैसे कैसे करेंगे, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कैसे ये काम होगा, वो सारी आपकी मैनेजमेंट है। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी चीज जो है, कोई भी काम, कोई भी टास्क, कोई भी प्रोजेक्ट, मेरा नहीं ख्याल कि वो सक्सेसफुल हो सकता है। आप इवेंट्स देख लेना अपने, आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट टीम बनी होती है। आप भी अपने देख लें, जब हम ये करते हैं यहाँ पे एनुअल डिनर्स, उसमें भी आप देख लें ऐसे ही होता है कि मैनेजमेंट टीम है, ये फूड मैनेजमेंट है, ये स्टेज मैनेजमेंट है, हमारी कमेटियां बनती हैं, टीम्स बनती हैं जो क्या करती हैं, मैनेज करवाती हैं। हम पहले से ही प्लानिंग कर रहे होते हैं कैसे ऐसे काम होगा। तो ये सारी जो नीचे चीजें लिखी हुई एक्टिविटीज से सारी मिलके मैनेजमेंट कहलाती हैं। सबसे पहले है उसमें प्लानिंग, डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन। ये डिसाइड करना कि हमने करना क्या है, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग, ठीक है, कि हमने क्या क्या करना है। और ऑर्गेनाइजिंग, हमने कैसे कैसे करना है। ठीक है, क्या क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग हमने कैसे कैसे करना है। मेकिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है, अरेंजमेंट्स क्रिएट बनाना कि फलान टीम वहां पे बैठेगी, ऐसे ऐसे आपका काम है, ये आप इस तरह से करेंगे, ये ऑर्गेनाइजिंग है आपकी। ठीक है, देन स्टफिंग। स्टफिंग का मतलब होता है सिलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर द जॉब। ठीक है, अब एडमिशन की टीम्स चुननी थी, तो उसमें किस बंदे को मैंने हेड करना है बीएससीएस का, किसको मैंने बीएसएससी का हेड करना है, उसके टीम मेंबर्स कौन कौन से हैं, दैट्स कॉल्ड स्टफिंग। कि जब आप एक काम शुरू करते हैं तो आपको लोगों की जरूरत होती है। अब आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि मैं इसमें वेब डेवलपर कौन सा डालूं, डिजाइनर कौन सा डालूं। ठीक है, इसमें मतलब कौन कौन से पर्सन रिक्वायर्ड होंगे। सिलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर द जॉब, अंदर राइट का वर्ड भी है। ठीक है, ऐसी लोगों को उठा नहीं लेना जिनको कुछ पता ही ना हो, बल्कि जो भी टास्क है उसके हवाले से ऐसे लोगों को पिक करना जो कि काम कर सकते हो, जो जानते हो। दैट्स कॉल्ड स्टफिंग। स्टफिंग मैनेजमेंट का क्या है, हिस्सा है, ये भी मैनेजमेंट का हिस्सा है। अगर आप अच्छी स्टफिंग करेंगे तो इसका मतलब है आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी। आप प्लानिंग अच्छी करेंगे, आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी। आप ऑर्गेनाइज अच्छा करेंगे, अरेंजमेंट्स अच्छी करेंगे, आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी। देन डायरेक्टिंग, गिविंग इंस्ट्रक्शंस।
ठीक है। यानी जो आपने लोगों को हायर किया, ऑब्वियसली आप उन्हें इंस्ट्रक्ट करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे कि भी ऐसे ऐसे काम होगा, आपने ऐसे करना है, आपने वैसे करना है, आपने इधर करना है। जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं कि उनका टास्क क्या है, तो वो मैनेज थोड़ी कर सकेंगे उस टास्क को। तो लोगों को बताना कि उन्होंने क्या क्या काम करना है। वॉइस इशू आ रहा है, वॉइस मतलब कम आ रही है या डिस्टॉर्शन आ रही है वॉइस में? मैम कभी कभी कट जाती है, 3-4 दफा कट चुकी है अभी। अच्छा, ये पता नहीं इंटरनेट का कोई इशू होगा यहाँ यूनिवर्सिटी में। अब बताइएगा, अगर फिर होता है तो मैं फिर 4G ऑन कर लेती हूँ। यूनिवर्सिटी का बंद कर देंगे, अभी यूनिवर्सिटी का नेट चल रहा है। ओके मैम। फिर आ जाती है आपके पास मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग भी मैनेजमेंट की एक एक्टिविटी है। मॉनिटरिंग का क्या मतलब है? चेकिंग प्रोग्रेस। जब भी आपने किसी भी काम को प्लान किया है और जब वो काम स्टार्ट हो गया है, तो आप उसे मॉनिटर भी करेंगे कि आज कितना काम हुआ है, कितना रह गया है। जब तक आप मॉनिटर नहीं करेंगे ना, तो अगर वो काम एंड डे के ऊपर पूरा नहीं होता, ठीक है। आप मॉनिटरिंग किस लिए ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ प्लान की थी और आपने फर्स्ट डे प्लान किया था कि फर्स्ट डे मेरे इतना काम हो जाएगा। जब हम मॉनिटर करते हैं तो उतना काम नहीं होता, बल्कि कम होता है। तो आप अपनी प्लानिंग नेक्स्ट डे की चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। क्यों चेंज करेंगे? ताकि आपका लास्ट डे पे जो आपका टारगेट है वो अचीव हो जाए। दैट्स कॉल्ड मॉनिटरिंग, ठीक है। यानी आप चेक कर रहे हैं कि आपकी प्रोग्रेस। जैसे मैं हर जब भी एडमिशन को डील करती हूँ, हर डे के एंड पे ये चेक करती हूँ कि आज किस किस डिसिप्लिन में कितने कितने एडमिशन हुए, कितनी सीट्स फिल हुई। दैट्स कॉल्ड, ये प्रोग्रेस है मेरी कि हमें आगे कितने दिन और लगेंगे। देन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? जब आप मॉनिटर करते हैं और मॉनिटरिंग के दौरान आपको कोई फ्लॉ नजर आता है, आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है, ठीक है, उस उसके ऊपर फिर आप एक्शन लेते हैं। दैट्स कॉल्ड के कंट्रोल, कंट्रोलिंग कर रहे हैं आप। जैसे मॉनिटरिंग में आपने देखा कि आज के दिन मैंने इतना टास्क कंप्लीट करना था लेकिन कम हुआ, तो आप दोबारा से प्लान करते हैं उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि नेक्स्ट डे अगर हम 9 बजे काम शुरू करते हैं तो भी नेक्स्ट डे हम 8 बजे शुरू करेंगे, ताकि पहले प्रीवियस वाला खत्म किया जाए, ठीक है। तो ये कंट्रोलिंग है, ठीक। देन इनोवेटिंग। इनोवेटिंग क्या है? कमिंग अप विद न्यू आइडियाज, न्यू सॉल्यूशंस, ठीक है। प्रॉब्लम्स के नए नए सॉल्यूशन सोचना, कुछ नया करना। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में कोशिश करें कि आप हर दफा कोई ना कोई इनोवेशंस लेके आए। जैसे अब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना अपने, तो आपके कोऑर्डिनेटर्स आपसे कहते होंगे कि ये तो आम सा आइडिया है, इसमें क्या इनोवेशन है, इसमें क्या नई चीज है, इसको इनोवेटिंग बनाएं, इसके अंदर कोई नई चीज ऐड करें, ठीक है। तो ये इनोवेटिंग है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोशिश करें कि उस प्रोजेक्ट में मतलब सिमिलर टू सिमिलर ना हो, उस प्रोजेक्ट में कोई ना कोई नई चीज ऐड करें, ठीक है। ये भी मैनेजमेंट का पार्ट आती है। देन रिप्रेजेंटिंग या फिर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्लाइंट्स के साथ, यूजर्स के साथ, डेवलपर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, ठीक है। ये आपकी कम्युनिकेशन है। जब आप उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं अपना प्रोजेक्ट कि आपने ये बनाया है, तो देन आप, इसका मतलब है कि आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जब एक प्रोजेक्ट अच्छा बना होगा, उसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये सक्सेसफुल हो गया है, हम कहेंगे कि इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी हुई है, ठीक है। देखिए, आप किसी भी चीज़ पे कितना भी पैसा लगा दें, जब तक उसकी मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं है, उसकी मैनेजमेंट पुअर है, तो वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ठीक है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, कम बजट में हम अच्छे फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। आप फंक्शन कोई भी हो, शादी का, बर्थडे सेलिब्रेशंस, ये वो, ठीक है, कम बजट में, लेकिन उसकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट अच्छी होगी तो वो कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल होगा। इवन फंक्शंस में नहीं, आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में देख लें, ठीक है। आप अभी से अपनी प्लानिंग्स करना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि आपको 2 सेमेस्टर्स मिले हैं। एक सेमेस्टर में आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन
दूसरे सेमेस्टर में आपने अपनी डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। आप डेवलपमेंट अगर आपने ले ली है एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड अभी आपने सीखनी है, अब आप देखें अभी से प्लानिंग करेंगे कि भी मैंने अभी से एंड्रॉयड सीखना शुरू करनी है, तो इस सेमेस्टर में मैं एंड्रॉयड सीखूंगा और अगले सेमेस्टर में मैं फिर डेवलप कर सकूंगा, ठीक है। और आपको वीकली टास्क मिल रहे होंगे कि इस वीक में आपने ये टास्क पूरा करना है, इस वीक में ये क्या है, ये मैनेजमेंट है ना आपकी, ये मैनेजमेंट है कि एट द एंड आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन एक साथ ना बनानी पड़े, बल्कि आप आहिस्ता आहिस्ता करते आपकी एट द एंड सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। ये सारी मैनेजमेंट है आपके पास, जिसमें आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, इनोवेटिंग, रिप्रेजेंटिंग, ये सारी टर्म्स मिलके क्या कहलाती हैं, मैनेजमेंट, ठीक है। एक मिनट वेट कीजिए। तो ये थी हमारी मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मैनेजमेंट जब आप करते हैं किसी चीज की या आप कोई भी प्रोजेक्ट चूज करते हैं तो आप उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। जब आपने फाइनली प्रोजेक्ट चूज किया, अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पास होना था तो आप एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट भी ले सकते थे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मैंने जी इसमें 65-70 मार्क्स लेने हैं, तो फिर आप इसमें आम प्रोजेक्ट नहीं बल्कि इसके अंदर आप कुछ ना कुछ न्यू, एक मिनट, तो तो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं इसलिए कि ताकि हम इन ऑब्जेक्टिव्स को मतलब हमारा मकसद होता है कि इन्हें अचीव करना, ठीक है। तो वही अगर आपने ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों ने, हमायूं जैसे बच्चों ने टारगेट सेट किया होगा कि मैंने 85 से कम नहीं लेने, ठीक है। तो बहुत ही कोई इनोवेटिव सा आइडिया ढूंढ रहे होंगे कि हमें कोई बहुत ही इनोवेटिव सा आइडिया मिले जिसके ऊपर हम काम करें और जो है ना वो 85 मार्क्स लें। तो जब भी आप तो ऑब्जेक्टिव सेट करना जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जब भी आप अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नीड फॉर प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हर प्रोजेक्ट को, जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट अथॉरिटी तो होती है जो उसको अप्रूव करती है, एलोकेट करती है, जैसे आपके मतलब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वही आपके प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करते हैं। इसी तरह जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट अथॉरिटी होती है जो कि चेक करती है उसके प्रोजेक्ट के स्कोप को, ठीक है। इस तरह से ये सिर्फ, असल में ये सब्जेक्ट ना किसी एक तरफ नहीं है, ये जेनेरिक है, ठीक है। जैसे एक तो होता है ना कि आप अपना खुद से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक है कि आपने कस्टमर से लिया है प्रोजेक्ट, ठीक है, वो एक है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट देख लेना, वो विंडोज लॉन्च कर रही है कभी, और कभी वो ये MS ऑफिस के वर्जन, तो ये वो MS ऑफिस उन्होंने कुछ पर्सन्स के लिए बनाया हुआ है, जैसे स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, बिजनेसमैन के लिए है कि वो प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, ठीक है। ये मतलब इन लोगों को पिक किया हुआ है उन्होंने, ये उनके जो है ना स्कोप में आते हैं, प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर। तो इसमें ये अथॉरिटी है जो चेक करती है प्रोजेक्ट का स्कोप कवर हो रहा है या नहीं, ठीक है। अभी आप भी अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जब अभी प्रपोजल लिखेंगे तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट स्कोप लिखेंगे उसका, कि ये प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट के टारगेट ऑडियंस कौन से हैं, ठीक है। यानी ये प्रोजेक्ट किन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आम पर्सन के लिए, बिजनेसमैन के लिए, फार्मर्स के लिए, ठीक है। ये इसके प्रोजेक्ट स्कोप है। तो हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई स्कोप होता है, ठीक है। उसी से उसके फिर ऑब्जेक्टिव्स हम चेक करते हैं कि वो अचीव हुए या नहीं। इसी तरह से हर प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट भी लगती है, पैसे लगते हैं ऑब्वियसली। आप देखें, आपके भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में देख लें, आपकी प्रिंटिंग्स होने वाली हैं बेतहाशा, ठीक है। और बाकी इस तरह से जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपके वो जो एम्प्लॉय हैं वो आपने हायर किए होंगे, आपने ऑब्वियसली उन एम्प्लॉयज को पे तो करना है। वो आप कहाँ से करेंगे, वो आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालेंगे उससे, ठीक है। इसी तरह से आपके पंखे चल रहे हैं, आपका बिजली का बिल आ रहा है, आपके टेबल अकोपाए हुए हैं, आपकी स्पेस अकोपाए हुए हैं, आपकी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, वो सारा आपकी कॉस्ट, ठीक है। तो हर प्रोजेक्ट को करने के लिए फिर कॉस्ट अप्रूव की जाती है, ठीक है, कि कितनी इसके ऊपर जो है ना वो कॉस्ट लगनी चाहिए,
ठीक है, ये बड़ी हम डिटेल से कॉस्ट डिस्कस करने वाले हैं। 1 पर्सन भी प्रोजेक्ट कर सकता है, जैसे आप सिंगल भी बच्चे ने बनाया होगा ग्रुप, या ग्रुप भी हो सकता है। इसी तरह से प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट बोर्ड होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोर्ड होता है, स्टीयरिंग कमेटी होती है। स्टीयरिंग कमेटी जो होती है ना, ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिसीजंस करती है, डिसीजंस, ठीक है। इसमें आपका जो है ना वो प्रोजेक्ट के जो करने वाले होते हैं उनमें से भी कुछ मेंबर्स होते हैं, और आपके बोर्ड और मैनेजमेंट से भी कुछ मेंबर्स होते हैं। ये स्टीयरिंग कमेटी डिसाइड करती है जब भी कोई इशू आ जाता है प्रोजेक्ट के अंदर। आप मॉनिटर करते हुए देखते हैं कि आप जो है ना वो मतलब कि डेडलाइन से जो है वो पीछे जा रहे हैं, आपने डिलीवर इतने दिनों में करना था लेकिन आप बहुत पीछे जा रहे हैं, तो ये फिर डिसाइड करती है कि अदर हमें इस स्टेज पे क्या जो है ना वो डिसीजन लेना चाहिए, या आपने जितनी कॉस्ट सेट की थी आप उस कॉस्ट से एक्सीड कर रहे हैं, तो स्टीयरिंग कमेटी डिसाइड करती है कि हाँ जी फिर हमें क्या, ये स्टीयरिंग कमेटी डिसीजंस करती है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में एग्जाम कमेटी है जो कि डिसाइड करती है कि अगर किसी बच्चे का पेपर रह गया था, जैसे फाइनल ईयर में आप लोगों के इशू बने, नेट नहीं चल रहा था, अब उस बच्चे का क्या करना है, जिसका पेपर लोड नहीं हुआ उसका क्या करना है, तो ये कमेटी जो है ना ये डिसाइड करती है आपके पास। अच्छा, ये भी ऑब्जेक्टिव्स पे ही है। द प्रोजेक्ट विल बी रिगार्ड एज अ सक्सेस इफ क्या, ठीक है, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट तभी होगा अगर, अच्छा आवाज कट रही है, मैं फिर जो है ना वो मोबाइल का वाईफाई ऑन कर लेती मैम इधर सही आ रही है, वो साबिर पे शायद नेट का मसला होगा अपना, मेरी तरफ सही आ रही है आवाज। हूँ। अच्छा, बाकी कोई बच्चा जिसकी तरफ आवाज कट रही हो, कोई बच्चा? मैम मेरा पहले कभी भी किसी क्लास में नहीं हुआ, अभी इस क्लास में हो रहा है। मेरा 4G चल रहा है, मोबाइल अच्छा का चलता है मेरा। अच्छा, मतलब कोई और बच्चा जिसको, अच्छा मैं ना 4G ऑन करके आगे वाला थोड़ा सा चेक कर लेते हैं मोबाइल के यस मैम, नेट से, थैंक यू। क्योंकि यूनिवर्सिटी का नेट तो नहीं इशू कर रहा। यस मैम, आपकी आवाज में। चलें, अब 4G ऑन कर लिया, अब इस पे देखेंगे कि इस पे क्या हो रहा है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल होगा जब उसके सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, ठीक है। ये मुझे लगता है यहाँ हमारे रूम में वैसे ही 4G के सिग्नल्स कम आ रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल होगा जब उस प्रोजेक्ट के सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, ठीक है। कोई एक भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है इस स्लाइड में। प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट, स्मार्ट का क्या मतलब है? स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब होता है वेल डिफाइंड, ठीक है, मतलब क्लियरली पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है, क्लियरली। मेयरेबल, मेयरेबल का मतलब होता है कि किसी चीज को मेयर किया जा सके कि कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं, इस चीज को आप इजीली मेयर कर सके, ठीक है। जैसे आप अगर ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि मैंने 3 CGPA लेना है इस सेमेस्टर में, ये अब ये मेयरेबल है कि आप मेयर कर सकते हैं। एट द एंड आपका 2.8 आया, आप मेयर कर सकते हैं कि भाई नहीं अचीव हुआ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मेयरेबल होने चाहिए जिनको आप मेयरेबल कर सकें, जज कर सकें एट द एंड के अचीव हुए हैं या नहीं। अचीवेबल, ऑब्जेक्टिव भी रखें ऐसे जिनको अचीव भी किया जा सके, ठीक है। अब आप रख लेते हैं कि जी मैंने जो है ना वो 100 से ऊपर मार्क्स लेने हैं, टोटली 100 मार्क्स हैं, तो आप उसे अचीव कैसे कर सकते हैं? ये तो नहीं इस तरह के ऑब्जेक्टिव सेट कर लेना कि जो कि पॉसिबल ही ना हो अचीव करना, ठीक है। रेलिवेंट होने चाहिए, जिस टाइप का आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स भी उसी टाइप के होने चाहिए। अच्छा, ये सब्जेक्ट ना आपको आपकी डॉक्यूमेंटेशन में भी बहुत हेल्प करेगा। इस सब्जेक्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपने प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन के दौरान भी करनी है, ठीक है। रेलिवेंट होने चाहिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। टाइम कॉन्स्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव्स के साथ टाइम कॉन्स्ट्रेंट जो है वो मेंशन होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव इतने टाइम पीरियड में अंदर अचीव करना है,
ठीक है, इतने टाइम पीरियड में। अब डॉक्यूमेंटेशन आपने इसी सेमेस्टर में खत्म करनी है ना, तो आपका ये टाइम कॉन्स्ट्रेंट है कि भाई मैंने 1 वीक के अंदर ये काम करना है, 1 वीक के अंदर ये करना है, 1 वीक के अंदर ये, ठीक है। अगर आप इसके साथ टाइम कॉन्स्ट्रेंट नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्टिव के साथ, तो ये मतलब इतना आपने कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया ये, ठीक है। एक अच्छा ऑब्जेक्टिव यही होता है जो कि स्मार्ट हो। स्मार्ट का मतलब है जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, जो अचीवेबल हो, जो रेलिवेंट हो, और जो टाइम कॉन्स्ट्रेंट जिसके साथ मेंशन हो, ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। इसी तरह से जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं और आप उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स का लिखने का मकसद क्या होता है कि अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए तो मेरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल। इवन प्रपोजल में आपका पहला पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन और सेकंड पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव, कि अपने ऑब्जेक्टिव लिखें। वो आप लिखते हैं कि भी मेरा प्रोजेक्ट ये करेगा, मेरा प्रोजेक्ट ये करेगा, ये करेगा। जब आपके वो सारे अचीव हो जाते हैं तो इट्स मीन आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो जब आपने अपने प्रोजेक्ट के अब ऑब्जेक्टिव लिखने हैं तो वो भी आपने क्या लिखने हैं, स्मार्ट लिखने हैं। इसी तरह गोल और सब ऑब्जेक्टिव्स। गोल आपका एक होता है और ऑब्जेक्टिव्स आपके ज्यादा भी हो सकते हैं। गोल जैसे आपका ये है कि फॉर एग्जांपल आपने गोल ये बनाया कि इस सेमेस्टर में मैंने ना 3 से ऊपर CGPA लेना है, या आपने गोल सेट कर लिया। अब ऑब्जेक्टिव क्या होंगे आपके? ऑब्जेक्टिव आपके ये होंगे कि मैंने कैपस्टोन में 75 लेने हैं, मैंने SPM में 80 लेने हैं, मैंने फ्ला में 70 लेने हैं, मैंने इतने इतने। ये आपके अब ऑब्जेक्टिव। जब आपके ऑब्जेक्टिव अचीव होते जाएंगे ना, आपका गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। जब आपके हर सब्जेक्ट में 70 से ऊपर मार्क्स होंगे तो आपका CGPA, मतलब इस सेमेस्टर का GPA, CGPA तो पता नहीं कहाँ जा रहा होगा आपका सेमेस्टर का GPA क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 3 अबव। तो ऑब्जेक्टिव अचीव होने से आपका गोल क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है, ठीक है। मैम ये डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो मैम ये जी। बिजी और प्रोजेक्ट पे करनी है? ये डॉक्यूमेंटेशन तो अभी आप उसमें करेंगे ना, आप MS वर्ड में करते जाएंगे, और जो डायग्राम्स बनाएंगे ना आप, वो डायग्राम्स आपकी हाँ जी, मर्जी होगी, आप विजियो में बना लें या उसमें बना लें, UML मॉडलिंग में बना लें। प्रोजेक्ट में, ठीक है। MS प्रोजेक्ट में तो सिर्फ आप वो बना सकते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, गैंट चार्ट, वही। हाँ जी, वहाँ ये सारी चीजें, ये तीनों टूल्स आप यूज करेंगे, ठीक है। वर्ड तो आपका होना ही होना, सारी डॉक्यूमेंटेशन इसी में लिखी जानी है आपकी, ओके मैम। ठीक है। ये वही है जो मैंने बात की है बस। ऑब्जेक्टिव होते हैं कुछ आपके, एनालिस्ट गोल होते हैं आपकी रिक्वायरमेंट, कुछ आपके डेवलपर्स के गोल होते हैं। डेवलपर का ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड गोल होता है, एनालिस्ट का रिक्वायरमेंट से। एनालिस्ट क्या होते हैं, एनालिसिस करने वाले। एनालिसिस, अब एनालिसिस क्या होता है एक चीज का, कि वो एनालिसिस होता है कि वो सही बन भी रही है या नहीं, जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो भी रही है या नहीं, ये इसे कहते हैं एनालिसिस करना, ठीक है। मतलब यूजर को ये चाहिए था, क्या इस सिस्टम में वो काम हो रहा है या नहीं। जैसे अब आपने कुछ बच्चों में से जो प्रोजेक्ट लिए हैं, एट द एंड वो सारे काम हो रहे हैं उसमें या नहीं जो आपने लिखे हैं, ये एनालिसिस है, ठीक है। और डेवलपर्स का गोल क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो है ना, जो भी हम बनाए वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। वो यूज क्लाइंट की मशीन पे चल जाए, वो उसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होना चाहिए, वो टाइम पे रिस्पॉन्स कर दे, ठीक है। ये डेवलपर्स गोल, ये कुछ मतलब एग्जांपल्स ही हैं एक किस्म की। आप कैसे मेजर करते हैं कि आपका कोई गोल अचीव हो गया है या नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल टेस्ट आप करते हैं, ठीक है, कि आपका कोई गोल जो है वो अचीव हुआ है या नहीं। या आप अगर बिजनेसमैन है तो आप आपने एक, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक विंडोज लॉन्च की और उस विंडो में अगर कोई इश्यूज आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं,
ठीक है, तो उनको नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जाती होंगी, ठीक है, कंप्लेन की इस यूजर ने कि इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है, तो नंबर ऑफ कंप्लेन से फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल रहा, यानी रिव्यू से ये डिसाइड करना, रिव्यूज, लोगों के रिव्यूज से ये डिसाइड करना कि हमारा ये कितना जो है ना वो इसकी कितनी इफेक्टिवनेस रही है इस सिस्टम की, कितना ये सेटिस्फाई हमारा यूजर हुआ है इस हमारी प्रोडक्ट से, ठीक है, तो ये, या कितने लोगों ने इसे परचेज किया है, ठीक है, दे बाय फर्दर प्रोडक्ट फ्रॉम अस, अगर वो बार बार हमसे एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जैसे देखे ना कभी ये जो ड्रेस डिजाइनर्स हैं, इनका एक डिजाइन बहुत फेमस हो जाता है, बार बार लोग जो है ना वो एक डिजाइन खरीद रहे होते हैं, बड़ा खूब अच्छा, तो ये कहते हैं कि ये हमारा डिजाइन बड़ा सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। इसी तरह कोई गेम, कोई ऐप, जैसे अब टिकटॉक ऐप थी, मतलब कितने उसके लोग यूज करने वाले थे, ठीक है, इसका मतलब है कि मतलब ज्यादा लोगों में वो पॉपुलर थी, तो जितने नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो उसे परचेज कर रहे हैं, इट्स मीन के वो इफेक्टिवनेस थी उस प्रोडक्ट की। या कितनी कंप्लेंट्स कितनी आई हैं, कंप्लेंट से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कितने, मतलब ये ठीक नहीं था, ये अच्छा नहीं गया। आजकल तो रिव्यूज बेस्ड जो है ना वो भी उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है। जब हम प्रोडक्ट्स को रिव्यूज देते हैं ना, जब हम प्रोडक्ट के, क्योंकि देखें ना आजकल सारा ऑनलाइन बिजनेस हो गया है, ठीक है, ये खास तौर पे ये 6 मंथ जो लॉकडाउन के रहे हैं, इसमें तो ऑनलाइन बिजनेस पे ज्यादा प्रेफर किया लोगों ने। अब ऑनलाइन कोई भी चीज परचेज करनी हो तो हम सबसे पहले उसके रिव्यू देखते हैं कि लोगों की जी इसके बारे में क्या राय थी। एक अच्छी प्रोडक्ट, जब भी कोई ड्रेस लेना हम देखते हैं लोगों की क्या राय थी, कि किसी ने खरीदा हो तो वो नीचे रिव्यू लिखते हैं ना कि इसका स्टफ बड़ा अच्छा था या नहीं अच्छा था, या इसका कलर अच्छा था या इसका कलर अकॉर्डिंग टू द पिक्चर नहीं था, हम रिव्यूज देखते हैं। तो अगर वो रिव्यूज बहुत ज्यादा हों, मतलब 1000-2000 रिव्यू हों, तो हम सारे तो नहीं पढ़ सकते ना कि कितने हैं। तो आजकल जो चल रहा है, रिव्यूज में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल रहे हैं कि सिस्टम, जब कोई यूजर रिव्यू दे, सिस्टम खुद उस रिव्यू को एनालिसिस करे, सिस्टम खुद, और उसको कैटेगरी में डाल दे कि मतलब लो, एवरेज, हाई, इस तरह से, ठीक है, या गुड, नॉट गुड, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरह से, ठीक है। तो वो रिव्यूज ऑटोमेटिकली आपकी कैटेगरीज में जाते जाएंगे, सिस्टम इस बात को आइडेंटिफाई करेगा। जी 6 मिनट रह गए मुझे पता है, बस वाइंड अप करती हूँ मैं। असल में ये थ्रेटिकल है तो फिर बात कहीं की कहीं चली जाती है। लास्ट स्लाइड है, चलें। ये स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर सिंपली तमाम वो लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिस्टम के साथ किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड होते हैं, वो सारे लोग स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। वो आपके चाहे यूजर्स हों, चाहे आपके क्लाइंट्स हों, चाहे आपके डेवलपर्स हों, चाहे आपके जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो हों, वो विद इन द टीम भी हो सकते हैं, विद आउटसाइड द टीम भी हो सकते हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं। इसी तरह से वो सारे पर्सन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट के साथ किसी तरह से लिंक हो, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं? स्टेक होल्डर्स, ठीक है। मैं वैसे वो सारे आपके स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक हो गया।